का जोरदार स्वागत। मैं निवेदन करूंगा कि आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज किरतपुर में हमारे बीच में इंदौर की नगर पालिका चेयरपर्सन इंदिरा जी हमारे बीच में है। उसी के निवेदन आग्रह करूंगा कि वो भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। तो बीच में गैलरी में कुछ व्यक्ति खड़े होंगे, उनका भी स्वागत किया जाए। निवेदन करूंगा ग्राम प्रधान अल्पसंख्यक मोर्चा के वक्फ बोर्ड के कार्यक्रम के प्रभारी हैं सानिध्या, उनसे निवेदन करूंगा कि आए और अतिथि का स्वागत करें। क्षेत्रीय अध्यक्ष महोदय और मंच पे बीच में जो व्यक्ति खड़े हैं सभी निजाम जो सामने बैठे हुए सम्मानित लोग हैं, तो दो बात को बहुत ध्यान से सुने। जो इस प्रोग्राम का मकसद है उसको बहुत ध्यान से सुने। ये किसी से नहीं कहा जा रहा है कि जबरदस्ती आप इस बात को माने। ये मंच है, यहाँ से जो किरतपुर की टीम है उसने ऑर्गेनाइज किया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और ऑर्गेनाइज करने का मकसद है कि जो बात भ्रांति फैली हुई है जहन के अंदर किसी के, उसे दूर किया जाए। और किसी के जहन में अगर कोई भ्रांति मुसलसल बैठ गई तो उसको कोई दूर नहीं कर सकता। तो मेन चीज है कि जो मकसद है वो बहुत ही बड़ा मकसद है। सबसे पहली चीज जो किरतपुर के लोगों ने, भाजपा के लोग हैं, टीम है, उसने यहाँ आप लोगों को यहाँ जमा किया, अल्पसंख्यक लोगों को जमा किया। सबसे पहले तो मैं वो लोग हमारे बात के मुस्तहिक हैं जो यहाँ आए मेरे हिसाब से, क्योंकि जो दूरी है किसी भी चीज को सही करने के लिए दूरी का तोड़ना जरूरी है। इस का जो मकसद है विधेयक है, ये विधेयक कोई नया नहीं है। 1995 में विधेयक बना, 2013 के अंदर उसके अंदर तरमीम हुई। अब आज जो जरूरत है वो तरमीम आज हुई, लेकिन अगर किसी को ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो उसके लिए अभी बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी बिल पास हो चुका है। सरकार ये कह रही है कि जो आज सरकार ने जवाब दिया है, जो आपके मनना है उसका जवाब आज दो उसमें से दाखिल किए हैं। तो पहले समझिए, उसके बाद विरोध कीजिए। मेन मकसद ये है कि किसी ने बता दिया। मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं सामाजिक आदमी हूँ। मैं एक वक्त में शहर के 10 वक्फों का अध्यक्ष रहा हूँ और जो परेशानियां मैंने झेली हैं उनकी 2-4 बार मुझे बताना पड़ा। सबसे पहले इसके अंदर जो लोग यहाँ मौजूद है, खासतौर पर बुद्धिजीवी की बात से बात हो रही है, कमाल हो दिया है आम आदमी को जो बात बता दी जाती है उसके जहन में कोई बात रहती है, ना वो निकलती है और ना उसका कोई फायदा होता है। तो मेन चीज समझे, इसमें तरमीम जो हुई है वो 2 तरमीम मेन है जिस पर जो है लोगों को एतराज है। वो कहना चाहे हो सकता है तो अपनी बात को ना कह पाए हो कि यूजर वक्फ बाय यूजर, इसमें डर ये लग रहा है कि वक्फ बाय यूजर में एक चीज आ रही है कि अगर पुराने कागजात किसी ने नहीं दिखाए तो वो जायदाद सरकार ले लेगी। ये भ्रांति को थोड़ा सा मैं उसे दूर करना चाहता हूँ कि वो मकसद क्या है। आपके पास कागजात नहीं है, अगर वो जमीन धार्मिक कार्य में इस्तेमाल हो रही है तो वो नहीं जाएगी, ये बात सरकार ने कही है। एक चीज, दूसरी चीज, अगर एक चीज ऐसी है कि वक्त किसी ने कर दी, उसकी नहीं थी, उससे कहा जा रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए, ये जमीन खाली पड़ी है, किसी ने उस पर कब्जा कर रखा है, वो डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाया तो वो जमीन सरकार के पास चली जाएगी। लेकिन अगर वो धार्मिक प्रयोग में है तो वो नहीं जा रही, उसके लिए आपको 6 महीने के अंदर एक एफिडेविट देंगे, उसे ऑनलाइन जो है बताना पड़ेगा कि ये इतने दिनों से चीज जो है इस कार्य में चल रही है, तो उस पर मंथन होगा। ये बात तो मतलब ये चीज को किसी ने बता दिया तो उसको सही समझना मुनासिब नहीं है। दूसरी चीज जो इस एक्ट से हटाई गई है कि हम अपना मुकदमा, यानी कि मैं लड़ाऊंगा, आज भी मैं बहुत सी जगह पर नहीं हूँ क्योंकि मेरी उम्र जो है
60 साल के करीब होने जा रही है, तो नौजवानों को मैं उस काम को दे रहा हूं। तो मुकदमों के अंदर मेरी हिफाजत हुई है। क्यों हुई है? कि मैंने उस जमीन को बचाने की कोशिश की, वक्फ को बचाने की कोशिश की, लेकिन जो प्रॉब्लम देखिए क्या है। तो सर ने सुरेंद्र जी ने बताया, आपके क्षेत्र जी ने बताया कि वो मुकदमा केवल टर्बुलेंस में लड़ता जाएगा। मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं नजीबाबाद और बिजनौर का लड़ सकूं। लखनऊ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ लखनऊ है, पहले मुरादाबाद में लड़ा जाया करता था मुकदमा। एक आदमी उस मुकदमे को लड़ने के लिए केवल और केवल वक्फ ट्रिब्यूनल जो है वो लखनऊ जाएगा। उसे खत्म करके उसे ये किया गया है कि इसे जो है हम अब अदालत के अंदर ले जा सकते हैं। तो परेशानी क्या है? अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है तो वो वक्फ कहीं नहीं जाएगा, तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है वो चला जाएगा, क्या बात है? दान किसी की कौन कर सकता है? दान वही तो कर सकता है जिसके पास चीज मौजूद है। सवाब भी उसे जब ही मिलेगा जब जो है उसकी चीज होगी। और मैं किसी दूसरे की चीज जो है दान कर रहा हूं तो ये काम मैं सवाब का काम कर रहा हूं, तो ये सवाब का काम नहीं होगा। लफ्ज लिखा हुआ है ऊपर वहां पर गरीबों के लिए। वक्फ का मीन्स क्या है? वक्फ मीन्स है अल्लाह की जमीन। आप समझिए बहुत ध्यान से, क्योंकि ये मंच जो है ये आपको बुलाया इसलिए गया है कि आप उस बात को समझें कि वक्फ का मतलब है अल्लाह की जमीन। तो अल्लाह की जमीन हो गई, तो अल्लाह की जमीन कौन सी होगी? दान जो आपके सही पैसे होगा वो तो दोगे, या थोड़ी सरकारी का पैसा दे दोगे? नहीं लगेगा उसको, गरीबों में लगेगा। आज गरीबों में लग रहा है। देखिए वक्त को समझे, कुछ चीजें ऐसी हो सकती है वो पॉलिटिकल हो, वो मजबूरी होती है हमारी होती, लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं कि जो पैसा गरीबों में लगता है। लेकिन सर ने कहा कि दुकानें कितने रुपए में है, मैं मुतवल्ली आज भी कई जगह कहूं 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 दे रहे हैं। दुकान नहीं है हमारे पास, तो किसी का क्या भला कर सकते हैं? तो ये चीज तरमीम है, ये किराया भरेंगे तो सही है, तरमीम है। इसका मैं जो चीज मुझे सही लगेगी समर्थन उस चीज का मैं करूंगा, और जो चीज अगर माननीय सरकार गलत करेगी तो मैं समर्थन तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मकसद जो है ये वो मकसद है कि जो भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों को दूर करें, गिने पढ़ें, जो चीज आपको अच्छी लगेगी उसको हम अप्लाई करेंगे। जो मकसद है लोगों का, वो सबसे मुझे तो सिर्फ यही अच्छी चीज लगी कि जो दूरी थी वो दूरी टूटी, और दूरी जब टूटती है तो बहुत सारी चीजें हमें दूरी ही अच्छी लगने लगती हैं। तो दूर से बहुत सारी चीजें गैप जब पैदा होता है तो बुरी लगती है। मैं अपने अध्यक्ष भाषण में ये बात बहुत उससे कह सकता हूँ कि उन लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे यहाँ अध्यक्ष बनाया। लेकिन मैं भी आपकी तरह ही जो समाज से दूसरे लोग आए हैं, मैं भी आपकी उसी साइड पर बैठा हूँ। आपका कोई इज्जत नहीं कर रहा, मैं इधर आया हूँ सम्मान से लोगों ने बिठाया, मैं इसलिए बैठा हूँ। लेकिन भ्रांतियां जो है उसके बारे में आप एज ए भाजपा मेंबर नहीं, एज ए सोशल वर्कर अगर आपके जहन में कोई परेशानी हो तो मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के मुख्य अतिथि जी श्री सतेंद्र सिसोदिया जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और वक्फ बोर्ड पे जन जागरण के जो हमारा जिले का कार्यक्रम है उसमें हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें। श्री सतेंद्र सिसोदिया जी। क्षेत्र के सभी सम्मानित साथियों, सम्मानित बहनों, जब मैं आया तो मंच पर मेरा स्वागत किया गया। मैं भी सिर झुकाकर आप सबका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, आज आपके मध्य वक्फ संशोधन बिल को लेकर विषय रखने के लिए माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे आग्रह किया, और अध्यक्ष का आग्रह निर्देश होता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनकी कैबिनेट ने संसद में वक्फ संशोधन बिल प्रस्तुत करके केवल बहुमत के आधार पर ही नहीं, पूरे पक्ष विपक्ष के विचारों को सुनने के बाद में इस अधिनियम को पारित कराने का काम किया। और संसद से, लोकसभा और राज्यसभा से यदि कोई बिल पास हो जाता है तो वो कानून बन जाता है। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का
व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आग्रह पूर्वक कहा कि मैं ये चाहता हूं कि इस अधिनियम के बारे में अल्पसंख्यक समाज के सभी प्रबुद्धजनों को, सभी माता बहनों को संगठन के द्वारा अवगत कराना है कि इस वक्फ संशोधन बिल में क्या संशोधन हुए हैं और उनसे किसको लाभ मिलने वाला है। वक्फ के बारे में आप भली भांति जानते हैं। वक्फ क्या है? वक्फ का मतलब सीधा सीधा होता है कि जो संपन्न लोग हैं, जिनके पास में अपने उपयोग से अधिक संपत्ति, धन होता है, वो वक्फ को दान करके, वक्फ के माध्यम से अपने समाज के हितों की चिंता के लिए एक ऐसा काम करें कि उनके उपयोग में आने वाली, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, मस्जिद हो, मदरसे हो, चाहे वो अस्पताल हो, बच्चों के कॉलेज और स्कूल हो, उस दान की संपत्ति का उपयोग इन नेक कामों के लिए किया जाना चाहिए। कांग्रेस लंबे समय से राजनीति कर रही है और उनका सौभाग्य भी रहा है। देश में लंबे समय उन्हें सत्ता हासिल हुई। उनकी सत्ता के समय में इस संशोधन बिल को 1954 में, 1955 में, 1967 में और 2013 में वक्फ संशोधन बिल को लाया गया। लेकिन इस संशोधन बिल से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वक्फ की संपत्ति से जो आय होती है, जो आमदनी होती है, उससे अल्पसंख्यक समाज के मेरे बहुत ही सम्मानित जन बैठे हैं, मंच पर भी बैठे हैं, मेरे सम्मुख भी बैठे हैं, मेरी माता बहनें भी बैठी हैं। क्या वक्फ की संपत्ति से जो धन अर्जन होता है, उससे किसी को कोई लाभ मिला है क्या? यदि मिला है तो हाथ उठा के, अन्यथा हाथ उठा के एक बार हिला के जरा दिखा देंगे, मीडिया के बंधु देख भी लेंगे कि क्या स्थिति है। मित्रों, वक्फ इस्लामी कानून के अंतर्गत धार्मिक कामों के लिए जो संपत्ति दान आई थी, उसको उसी उपयोग में लगाने के लिए बनाया गया है। आज वक्फ से लगभग 52,000 मुकदमे, कितने 52,000 मुकदमे वक्फ से आम लोगों के चल रहे हैं। तो हो सकता है ये वक्फ से मुकदमे चलने वाले लोग हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, तो समझ आता है कि भाई इन्होंने वक्फ के कानून के बारे में विरोध किया होगा, उसको नहीं माना होगा। लेकिन आपको अवगत कराना चाहता हूं, देश की आबादी का 20% मुस्लिम समाज के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। लेकिन 52,000 में से अगर भी आप 20% लेंगे तो 10,000 बैठते हैं। 18,000 मुकदमे अल्पसंख्यक समाज के लोग वक्फ बोर्ड से लड़ रहे हैं। इसका मतलब साफ साफ है कि वक्फ बोर्ड से मुस्लिम समाज के लोगों को भी अपने हितों की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। विवाद हुआ रहीम कार अब्दुल का, अब तक क्या होता आया है कि वक्फ बोर्ड वाले लोगों से रहीम के विचार मिलते हैं, अब्दुल के विचार नहीं मिलते हैं।
तो रहीम ने वक्त के लोगों से वार्ता करने के बाद में अब्दुल की जमीन पर ही ये कहलवा दिया कि ये वक्त की भूमि है। अब अब्दुल धक्के खाता घूम रहा है, वो कहां जाएगा? सबसे पहले वक्फ बोर्ड के पास में जाएगा, वक्फ ट्रिब्यूनल के पास जाएगा और ये साबित करेगा ये तो मेरी जमीन है, मेरी पैतृक जमीन है, मेरे बाबा की, मेरे दादा की, मेरे पिताजी की भूमि है, ये वक्फ की भूमि कैसे हो गई? लेकिन वक्फ बोर्ड हो या ट्रिब्यूनल हो, वो मेजॉरिटी के आधार पर निर्णय जो लेते थे कि भाई ये यदि वक्फ कह दिया तो वक्फ है। तो किसका नुकसान हुआ? अब्दुल का। अब्दुल कौन है? अल्पसंख्यक समाज का ही व्यक्ति है और उस जमीन को वक्फ की भूमि बताने वाला भी अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति है। मित्रों, ऐसे विवाद भविष्य में न बढ़े, उसको कैसे सॉर्ट आउट करती है सरकार? यदि दो भाइयों का भी जमीन संबंधी विवाद होता है तो राजस्व के मामले सबसे पहले कहां जाते हैं? सबसे पहले जाते हैं तहसील में। तहसील में अपनी आपत्ति देता है कि मेरी जमीन जिस पर मैं काबिज हूं, खतौनी में मेरा नाम है, इसको दूसरा व्यक्ति जबरदस्ती कब्जा करना चाहता है, तो अपनी खतौनी प्रस्तुत करता है तहसील में जाके, एसडीएम के पास में, तहसीलदार के पास में। तो पटवारी को भेजते हैं, देखते हैं कि भाई जहां जमीन पे काबिज है ये इसी का नंबर है या आपत्ति करने वाले का नंबर है। तो देखने का तरीका उस पटवारी के माध्यम से, कानून गो के माध्यम से, तहसीलदार एसडीएम के माध्यम से डीएम तक पहुंचता है, जिसे कि ये जमीन नाम में इनके है और यही काबिज है, तो उसको उसके मालिकाना हक पे उसी का कब्जा दिला दिया जाता। लेकिन वक्त में ऐसा नहीं था। वक्त में इसको का दुरुपयोग हो रहा था। जैसे मैंने उदाहरण रहीम का, अब्दुल का दिया। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास जो शिकायतें गई कि वक्त में इस तरह की आए दिन घटनाएं हो रही हैं, लोग एक दूसरे से द्वेषपूर्वक इसको, उसकी भूमि को वक्त की भूमि बता देते हैं। मैं एक उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं। एक दिल्ली में अब्बास खान है, उन्होंने 25 साल पहले कोई दुकान खरीदी थी और जब उन्होंने दुकान खरीदी थी तो उसकी रजिस्ट्री भी कराई और रजिस्ट्री भी हो गई। 22-23 वर्षों से वो दुकान कर रहे हैं। आज उनकी स्थिति है कि पिछले 4 साल से 2019 से 6 साल हो गए, वो लगातार वक्फ बोर्ड में केस लड़ रहे हैं। वो किस लिए लड़ रहे हैं? कहते हैं कि आगे ये कहा गया कि ये जो मार्केट बनी है ये वक्फ की भूमि में है। यदि वक्फ की भूमि में है तो बन रही थी 25 साल पहले, या तो उस समय ही रोका जाना चाहिए था और जिसने रजिस्ट्री की है उसको जेल भेजने का काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उसमें अब्बास खान की क्या गलती है कि उन्होंने दुकान लेके अपने परिवार का पालन पोषण शुरू किया? ऐसे विवाद ना हो भविष्य में, इसको ध्यान में रख के देश के प्रधानमंत्री जी ने संशोधन बिल को प्रस्तुत किया और इस बिल का विरोध करने वाले कौन लोग हैं? इसका विरोध करने वाले कांग्रेस के नेता हैं, समाजवादी के नेता हैं, एआईएम के नेता हैं। उनके पेट में दर्द हो रहा है कि देश का जो गरीब मुसलमान है वो गरीब ही रहना चाहिए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो कांग्रेस लंबे समय से मुस्लिम समाज में भयव्याप्त करती थी, कहती थी कि यदि भाजपा की सरकार आ जाएगी तो देश का मुसलमान सुरक्षित नहीं रहेगा। क्या देश में कहीं दंगे हुए हैं? जहां भाजपा की सरकार है दंगे हुए हैं? पहले दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, और न कर्फ्यू लगते हैं न दंगे होते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने यदि देश के गरीब के लिए
ये कहा कि मुझे इन्हें प्रधानमंत्री आवास बनाने हैं, तो किसी से जाति पूछ के दिए गया। ये कहा कि अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति है, इसको नहीं देना है। देश में उन्होंने कहा गरीब का हक पहले है, और गरीब कहाँ है? सर्वाधिक गरीब यदि है तो मुस्लिम समाज के अंदर है। आप देख लीजिए, यदि प्रधानमंत्री आवास बने होंगे तो अल्पसंख्यक समाज के बहुत समय बने होंगे। यदि गैस के कनेक्शन मिले होंगे तो वो भी अल्पसंख्यक समाज को अधिक मिले होंगे। क्या वो किसी को जाति पूछ के दिए थे? कांग्रेस लंबे समय से भाजपा का भय दिखाती थी। अब कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को ये मालूम होने लगा कि देश का मुसलमान जो देश का हित चाहता है, देश के अच्छे के लिए आगे बढ़ा है, वो आज भाजपा के साथ खड़ा होने लगा है। तो इसलिए वो विरोध करने लगे। मित्रों, इस कानून का दुरुपयोग इनके लिए फायदेमंद है। मैं पूछना चाहता हूं, वक्फ की भूमि दान गरीबों के हितों के लिए दी गई थी, मंदिर के लिए दी गई थी, मस्जिद के लिए दी गई थी, मजार के लिए दी गई थी, कब्रिस्तान के लिए दी गई थी, स्कूल कॉलेज के लिए दी गई थी, और उन पे काबिज कौन लोग हैं? वक्फ की 250 से अधिक संपत्ति और मल्लिकार्जुन खड़गे का कब्जा। किसका कब्जा है? मल्लिकार्जुन खड़गे। वो कौन है? कांग्रेस के बड़े नेता। पेट में दर्द इसलिए है कि यदि ये संपत्ति की जांच होगी, मालूम चल जाएगा ये वक्फ की भूमि किसके पास है, तो ये तुम्हारे जेब में जो नोट आ रहे हैं वो आने बंद हो जाए। आज केवल मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी का इनाम नहीं लेना चाहता। कांग्रेस के अनेकों नेता जो कांग्रेस के लंबे समय तक शासन किया है जिन्होंने, उन लोगों ने भी वक्फ की भूमि का पूरा फायदा उठाया है। मैं कहना चाहता हूं, आप सबको बताना चाहता हूं, ओवैसी जी जो सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं, ओवैसी जी के पास में भी लगभग 300 संपत्तियां जिन पर उनका कब्जा है। वक्फ की भूमि पर क्या बनना चाहिए? मस्जिद बने, दरगाह बने, कब्रिस्तान बने, बच्चों के खेल का मैदान बने। यदि इससे अलग आप वक्फ की भूमि पर आपने मॉल बनाए हैं तो उसका लाभ किसको मिलना चाहिए? देश के गरीब को मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? जब वक्फ की भूमि का किराया वक्फ बोर्ड के पास जाएगा, वक्फ बोर्ड के पास जाएगा तो वो गरीब के हित में लग सकता है। लेकिन हो क्या रहा है, मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं। आपके कीरतपुर में एक 20 बाई 10 की दुकान का किराया क्या होगा, कोई बता सकते हैं क्या? मार्केट में एक 20 बाई 10 फीट की दुकान है, 20 बाई 15 फीट की दुकान का किराया क्या होगा? कम से कम 5,000 रुपए। मैं बताना चाहता हूं, मैं नोएडा से आता हूं, मेरे यहां 20 बाई 10 की दुकान का किराया 1 लाख रुपए। क्योंकि वहां जो दुकान आपके यहाँ 5,000 में मिलती है, यदि आपके यहाँ जो मॉल बना होगा या भविष्य में बनेगा तो उसका किराया 50,000 रुपए होगा। आपको जब बताऊंगा तो आपके पैरों तले की जमीन खिसकने लगेगा कि कैसे देश के गरीब मुसलमान के हक को लूटा जा रहा है। जहां लाखों का किराया है हैदराबाद में मॉल की दुकान पर, वक्फ को एक दुकान का जो किराया जमा होता है वो 7 रुपए होता है। 60 नहीं, 7 यदि 1 लाख रुपए एक दुकान का जमा हो और मॉल में 200 दुकानें हैं तो कितना किराया बैठेगा? कितना हो गया? 2 करोड़ रुपए। और 200 दुकान का 7 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 1400 रुपए। तो वो 2 करोड़ रुपए महीने कमाएंगे और वक्फ को 7 यानी कि 1400 रुपए जमा करेंगे। तो क्या मुस्लिम समाज का भला हो सकता है क्या? ऐसे ही 8 लाख
जिन पर ऐसे ही लोग काबिज हैं, जिन्होंने वक्त को लूटने का काम किया है, वो नहीं चाहते इसका सदुपयोग हो। सदुपयोग होगा वक्त की इन संपत्तियों से जो किराया आए, जो धन अर्जन हो, वो अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के, गरीबों के हितों पर लगे। ये सरकार चाहती है, ये मोदी जी चाहते। मैं कहने आया हूं समाज के प्रबुद्धजनों से, अल्पसंख्यक समाज के बुद्धिजीवी लोग, समाज के प्रमुख मौलवी हैं, समाज को दिशा दशा देने वाले आप पे बुद्धजन बैठे हैं। इस समाज को और मदरसों के प्रमुख बैठे हैं, मौलाना है अपने समाज के, इस्लाम धर्म के विद्वान लोग हैं, उनके सम्मुख उस विषय को रखना, बताना है कैसे हमारे हितों पर डाका डाला गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने क्या ये कहा है कि वक्त की संपत्ति पर किसी और का मालिकाना हक करेंगे? उन्होंने कहा है यदि किसी गरीब व्यक्ति को परेशान किया गया है, जैसे मैंने उदाहरण दिया अब्दुल्ला का, तो ऐसी जमीन पे ये बताना पड़ेगा कि ये वक्त की भूमि थी, इसे दान करने वाला फला व्यक्ति था, उसका ये कागज से और कागज में उसका नाम दर्ज था। वक्त की जमीन देने से पहले, वक्त को देने से पहले कम से कम ये तो देखा जाए कि देने वाले के नाम है या नहीं। मैं इस्लाम की भूमि को अपनी भूमि बना के, अपनी भूमि बता के वक्त के दान कर दूं तो इसे कोई मान लेगा क्या? मेरे भाई साहब बैठे हैं, मैं ये कहूं कि इनकी संपत्ति इनकी नहीं है, मेरी है, और इसको मैं वक्त को दान देता हूं तो वो दान हो गया क्या? ऐसे ही गरीब लोगों के हितों को छीन के वक्त की भूमि घोषित करने का जिन्होंने दुस्साहस किया, आज उसको रोकने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। मैं आप सबके माध्यम से चाहता हूं कि आप सब लोग ऐसे छोटे समूहों में बैठ के, मंडल स्तर पे बैठ जाएं, मोहल्ले में बैठ जाएं, मस्जिद में बैठ के चर्चा करें, बताएं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है। देश में बहुमत के आधार पर निर्णय होते हैं। उन्होंने कहा है कि यदि 12 लोगों की समिति है तो उसमें 2 लोग अन्य समाज के भी सम्मिलित कर लिए जाएं, तो यदि 2 लोग शामिल भी हो जाएंगे तो 10 लोग को अभी भी एक ही समाज के हैं नहीं है, तो 10 लोग अपने बहुमत के आधार पर उस निर्णय को करा सकते हैं, नहीं करा सकते। उन्होंने कहा कि मैं 2 लोग इसलिए चाहता हूं कि वो 10 लोग जो आज 12 लोग कहते हैं कि अब उनकी भूमि नहीं है, वो एक मत हो जाते हैं। हो सकता है जो अलग समाज के लोग हों ये कहने का साहस कर सके कि रहीम गलत बोल रहा है, यह अब्दुल की ही जमीन है। वक्त में आप भली भांति जानते हैं इस्लाम में क्या सिखाया है, इस्लाम का मतलब क्या है। मित्रों, सरकार आपके साथ है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो और चाहे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। मैं बारंबार धन्यवाद देता हूं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को। 2017 से वो मुख्यमंत्री बने हैं। आज हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते हैं क्या? कहीं देखिएगा कि दंगे हो रहे हैं, पथरा हो रहा है, कर्फ्यू लग रहे हैं। ये इस सरकार की दृढ़ इच्छा। सरकार चाहती है कि ये भाईचारा पहले जैसा कायम हो। भारतीय जनता पार्टी की सोच देखिए, हम 70 सालों से अधिक समय से चाहे जनसंघ के रूप में काम करते हो या भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम करते हो, सत्ता तो सब लोग चाहते होंगे। और जब हम सत्ता में आए और देश के भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शपथ ली
और उसके बाद हमारी सरकार थी, जिसकी सरकार होती है राष्ट्रपति उसी के अनुसार बनता है, नहीं बनता? तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसको राष्ट्रपति बनाया था? किसको बताया था? अब्दुल कलाम जी को। इसलिए बनाया था, उनमें योग्यता थी। उन्होंने धर्म नहीं, उन्होंने योग्यता को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। उस मिसाइल मैन को, जिसने देश की सुरक्षा के लिए परमाणु शक्ति का विस्तार किया, ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने देश के हितों के लिए काम किया, उनको राष्ट्रपति बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। जो कांग्रेस दिखाती आ रही थी, आज वो भय समाप्ति की तरफ है। आज हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा गूंज रहा है, हम एक दूसरे के साथ हैं। मेरा आग्रह है, इस संशोधन बिल में एक दो बिंदु में बता देता हूं, क्योंकि लंबा विषय है, इसको पढ़ूंगा तो आपके लिए भी लंबा हो जाएगा। 5 मिनट मैं एक छोटा सा यूपीए सरकार द्वारा जो 2013 में वक्फ संशोधन अधिनियम प्रस्तुत किया गया था, उसमें वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाकर विस्तार करके मनमाने ढंग से भूमि अधिग्रहण को सक्षम करके संपत्ति के अधिकारों को कमजोर करने का काम किया गया था। वो कमजोर क्या है कि राजस्व का मामला, हिंदू का विवाद जमीन का हो तो वो तहसील में जाएगा, और मुस्लिम समाज का विवाद हो तो वक्फ बोर्ड में जाएगा। क्यों नहीं? वो बेचारा वक्फ की संपत्ति कहने से ही अपना अधिकार खो देगा क्या? उसको देश का नागरिक नहीं है क्या? उसको भी वही हक मिलना चाहिए जो हिंदू समाज को मिलता। किसी को भी अधिकार नहीं है किसी की संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने। वक्फ की संपत्ति घोषित करनी है तो उसे दिखाना पड़ेगा, मेरे दादा ने, मेरे बाबा ने ये 10 बीघा जमीन वक्फ के लिए दान की थी, इसका नंबर 1214 है। ये 1214 नंबर की संपत्ति पर फला व्यक्ति काबिज हो गया है, इसको ये वक्फ की संपत्ति इसको मुक्त कराना है। तो इस डर से कि उस वक्फ की संपत्ति को उनसे मुक्त न कराया जाए, इसलिए और भूमियों को वक्फ की भूमि बताने का काम ऐसे अपराधी कर रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि ऐसे जिन्होंने हितों पर डाका डालने का काम किया, इसको संशोधित बिल में क्या कहा गया? वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति पर वक्फ का दावा करने की शक्ति को कम किया है। कैसे किया गया है कि उन्हें ये बताना पड़ेगा कि ये वक्फ की संपत्ति हमें फला व्यक्ति ने उस सन में दान की थी, उसके ये कागज थे, उनके दादा के नाम थी, उनके बाबा के नाम थी, उन्होंने दान कर दी, ये संपत्ति वक्फ की है तो वो वक्फ की ही मानी जाएगी। और जब वो ये नहीं बता पाएंगे कि ये संपत्ति किसने दान दी है, क्या इसके कागज थे या नहीं थे, तो वो संपत्ति मुस्लिम समाज के गरीबों के हितों के लिए उपयोग में लाई है। वो ना तो मल्लिकार्जुन खड़गे के कब्जे में रहेगी और ना ही वो ओवैसी जी के कब्जे में रहेगी। ऐसे डाका नहीं डालने देंगे। आज हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, और जगह जगह चर्चा करनी चाहिए, कहना चाहिए कि ये वो प्रधानमंत्री हैं जिनके बारे में हमें भय दिखाया गया था। कहा गया था कि देश में मुस्लिम समाज सुरक्षित नहीं रहेगा। आज मुस्लिम समाज सुरक्षित भी है और उसके हितों के लिए वक्फ का जो संशोधन बिल लाया गया है, इससे और ज्यादा उनके अधिकार भी सुरक्षित हो जाएंगे। मैं आप सबसे इसी निवेदन के लिए आया हूं कि अपने समाज के प्रबुद्धजनों से चाहता हूं, अपने मौलाना भाइयों से, मदरसा के प्रमुखों से, मौलवियों से, इस्लामिक धर्म के विद्वानों से कि इस संशोधन बिल को पढ़ने का काम करें। संशोधन बिल की प्रति होगी जिलाधिकारी के पास में, उसको वितरित भी कराने का काम करेंगे और प्रबुद्ध जन उस पर विचार भी करें, सोचेंगे
हो सकता है मैं कहीं झूठ बोल रहा हूं, तो उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। किसी के मन में कोई ये प्रश्न होगा कि ये नहीं, ये कुछ कह रहे हो आप, संशोधन बिल में कुछ और है। हमने 3 दिन संसद में कहा कि हम क्या कर रहे हैं, खूब बहस कराई खुले मन से। जब बहस का समय आता है तो संसद का वॉकआउट करने का काम करते हैं। अरे हितों की चिंता है तो हितों की लड़ाई के लिए संसद में खड़े होकर अपना पक्ष रखिए, केवल खंडित करने के लिए काम न करें। मैं अल्पसंख्यक समाज के सभी प्रबुद्धजनों से अनुरोध पूर्वक कहता हूं कि ऐसे किसी बहकावे में नहीं आए कि ये वक्त संशोधन बिल मुस्लिम समाज के हित में नहीं है, ये 100% हित में है। और इस संशोधन बिल से केवल और केवल यदि फायदा मिलने वाला है तो आपको मिलने वाला है। हम तो केवल और केवल आपके हितों की रक्षा के लिए जो सरकार कटिबद्ध है उसके संदेश को आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इसको करते रहेंगे। इसी निवेदन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।